हेलो एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ विच चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स। राइट। तो हर हफ्ते, एज यू ऑल नो दैट, मैं हर हफ्ते क्या करता हूँ, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करता हूँ और उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और ये चल रहा है किसका? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, दैट इज पेपर 1 ऑफ मॉड्यूल 1। राइट। तो देख लेते जून 2019 से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सर 2017 का जो सिलेबस था वो 2019 जून से एप्लीकेबल हुआ था। राइट। तो देख लेते। राइट। तो जून 2019 में कितने मार्क्स का पूछा था इस पर्टिकुलर चैप्टर से? 8 मार्क्स। राइट। ठीक से देखो, 8 मार्क्स। कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चंस। राइट, 2 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव था। तो ऐसे हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पर था 5 मार्क्स का एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर 3 मार्क्स एंड बोथ वेर डिस्क्रिप्टिव। राइट, बोथ वेर डिस्क्रिप्टिव, दे वेर नॉट प्रैक्टिकल। राइट। उसके बाद में है आपका दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे थे? एक क्वेश्चन पूछा था। राइट। और दैट वाज डिस्क्रिप्टिव, इट वाज फॉर 5 मार्क्स। टोटल वेटेज कितना है? 5 मार्क्स। आप देख रहे हो ना वेटेज, टोटल मार्क्स यहाँ पर 8, यहाँ पर 5। जून 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, दिसंबर में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, दिसंबर 2020 में फिर से जून 2021 में फिर से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बच्चों। नेक्स्ट इज दिसंबर 2021। कितने क्वेश्चंस पूछे थे? 2 क्वेश्चंस एंड दे वेर फॉर 10 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। राइट, 5 मार्क्स का। सो टोटल इज 10 मार्क्स। राइट। उसके बाद में है जून, दैट इज लेटेस्ट, इट इज प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ उसमें। तो 2 क्वेश्चंस थे उस पे। 3 मार्क्स वेर फॉर डिस्क्रिप्टिव और एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। एक क्वेश्चन था, वो था 10 मार्क्स का। राइट, वो था 10 मार्क्स का। और टोटल वेस्टेज कितना था प्रीवियस ईयर में? 13 मार्क्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या। देखो, इन्होंने 3 साल तो कुछ पूछा नहीं यहाँ पर क्वेश्चन, और फिर इन्होंने फिर से स्टार्ट पूछना चालू कर दिया। यहाँ पर शेयर होल्डर राइट्स के बारे में उन्होंने पूछना चालू किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स। राइट। तो मे बी इन आवर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज दिसंबर 2022, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांसेस है दैट दिस चैप्टर विल कैरी 10 मार्क्स। राइट। तो देख लेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते, जो प्रोफेशनल में लेवल कैसे होता है क्वेश्चंस का, वो देख लेते हम एक एक करके। राइट। तो फर्स्ट इज जून 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गया था, बोथ डिस्क्रिप्टिव। तो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन समझ के ले लो। राइट, क्वेश्चन समझ के ले लो। राइट, एक मिनट। राइट, तो क्वेश्चन था, corporate governance framework should recognize the rights of whom? Rights of shareholders, right? Established by law or through mutual agreements, right? लॉ में या मतलब किसमें? सेबी एलओडीआर में, कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर्स के राइट्स बताए गए हैं, राइट? और थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट्स एंड एनकरेज एक्टिव कॉपरेशन बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड स्टेक होल्डर्स इन क्रिएटिंग वेल्थ, जॉब, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियली साउंड एंटरप्राइज। उन्होंने बोला है एलुसिडेट दिस स्टेटमेंट। एलुसिडेट दिस स्टेटमेंट मतलब क्या? एलुसिडेट का मतलब क्या होता है बच्चों? टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन। ये एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एलुसिडेट करना, एलोबरेट करना, कमेंट करना। तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। राइट। आपको अगर मीनिंग नहीं पता है वो वर्ड का और आप कुछ भी लिखे जा रहे हो बीच बच्चों, तो आपका जो भी लिखा हुआ है वो दैट विल बी वेस्टेज। राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या ये पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। राइट। उसका मीनिंग होता है, ये जो सेंटेंस जो भी दिया है उसको आपको क्या करना है,
और क्लियर करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है दिस इज राइट सेंटेंस, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between the corporation and the stakeholders in creating wealth, job and sustainability of the financial sound enterprise, right? So this particular question was for how many marks? 5 marks, 5 marks के लिए पूछा गया था। तो आंसर देखो इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, एट फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज बेसिकली ऑफ OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया है। OECD has defined the corporate governance to mean a system by which a business corporations are directed and controlled। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको अंडरलाइन किया। OECD ने डिफाइन किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। तो OECD ने ऐसा बोला है क्या, जो सिस्टम है that is a system by which business corporations are directed or controlled। एक system, that system is giving direction and because of that system organization is also being controlled, right? So ये किसने दिया था बच्चों? OECD ने दिया था। और बाद में फिर आगे देखो ये पैराग्राफ में कुछ ऐसे लिखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द डिफरेंट participants in the company such as board, management, shareholders and other stakeholders and spells out the rules and procedure for corporate decisions making, right? तो देखो ये तो मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा आपके, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स दिखा रहा हूँ आपको, राइट। सेकंड पैराग्राफ कुछ इस तरीके से लिखा है, राइट। ये जो भी स्टेटमेंट दिया है मैंने आगे ऐसा लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज अ फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ OECD प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, राइट। OECD के बारे में दिया है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड कंसीडर इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सो ये कुछ बच्चों क्या है उसके प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, राइट। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। अब देख लो उनका लेवल क्या होता है प्रोफेशनल लेवल के क्वेश्चंस का, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो ना, चलो अब देखो बच्चों, हाईलाइट द ओसीडी प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन, हाईलाइट द ओसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने ओईसीडी के प्रिंसिपल्स ठीक से किए होगे, राइट, उस पर्टिकुलर एग्जाम में, राइट, तो आपके देखो 5 मार्क्स ऊपर और 3 मार्क्स नीचे, 7 मार्क्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे, राइट। यहाँ भी उन्होंने क्या पूछा है, ओईसीडी प्रिंसिपल्स के बारे में ही पूछा है। तो ओईसीडी प्रिंसिपल्स बच्चों उन्होंने फिर से देखो यहाँ पर क्या किया है, फिर से ओईसीडी ने डिफाइन किया है। OECD has defined corporate governance to mean a system by which business corporations are directed and controlled, right? क्वेश्चन ये क्या है, हाईलाइट द OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट। OECD ने काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए, उसमें से आपको कौन सा प्रिंसिपल्स हाईलाइट करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो मैंने क्या किया है, आपका आंसर देखो इन पैराग्राफ लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, राइट, थर्ड पैराग्राफ, राइट। और थर्ड पैराग्राफ में देखो ये यहाँ पर तो मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर फिर से नीचे अंडरलाइन किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड एंश्योर दैट timely and accurate disclosure is made on all material matters, right? Timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation including the financial situation, performance, ownership, governance of the company, right? फिर उसके बाद में in points I have mentioned disclosure should include but not limited to material information on, material information किसके बारे में देना है, ये कुछ मैंने क्या किया बच्चों, डिस्क्लोजर मेंशन किया है, इस चीज पे आपको डिस्क्लोजर देना है, राइट। तो 2019 में सेकंड क्वेश्चन OECD पे आया था, तो आप OECD इज अ इम्पोर्टेंट, राइट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से OECD इज अ इम्पोर्टेंट, राइट। चलो तो ये था 2019 का, right? आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था, कितने क्वेश्चन पूछे इसमें, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, राइट, इट वाज फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन क्या था, देखो ठीक से देखो, द बिग इन्वेस्टर्स FIIs, that is foreign institutional investors, engages proxy advisory firms
प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हमने देख लिया है क्लास में, राइट। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स क्या होते हैं, राइट। These are appointed by the institutional investors, right? They help institutional investors, right? जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद दे डोंट हैव मच टाइम एंड मच नॉलेज, राइट। तो उस केस में ये इनको अपॉइंट करती है। इनका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे वोट करना है या नहीं करना है, ये प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म रिकमेंड करती है। किसको रिकमेंड करती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, राइट। दैट इज बिग इन्वेस्टर्स, एफएफआई। क्वेश्चन देखो, बिग इन्वेस्टर्स, एफएफआईज एक्सेट्रा एंगेजेस द प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, ठीक है, टू गेट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशन which lead to the protection of their interest, right? Protection of whose interest, protection of the big investor interest, and safeguard their fund, ठीक है। Prepare a brief note on the reason for engaging the proxy advisory firm। इन्होंने क्या पूछा है बेसिकली, रीजन फॉर एंगेजिंग द प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, व्हाई वी शुड एंगेज प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। तो देख लेते, फर्स्ट तो आपको लिखना है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म क्या है, दिस इज फॉर 5 मार्क्स। देखो, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स आर इंडिपेंडेंट रिसर्च आउटपुट्स, राइट। दे आर इंडिपेंडेंट। what they do, they evaluate the pros and cons of the corporate matters such as merger acquisitions, right? Because ये जो mergers acquisition होता है, right, these are the material transactions, तो इस केस में शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है। and who are the shareholders over here, they are the institutional investors, big shareholders। top appointments and CEO pay, which shareholders are expected to vote in AGM, EGM or a court convened meeting, right? तो मैंने प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के बारे में लिखा, राइट। बाद में थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा बहुत मेंशन किया। देन फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंगेज प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। देखो बच्चों, कितने मार्क्स का पूछा है, 5 मार्क्स का पूछा, तो आपको क्या करना है, 15 मार्क्स का नहीं लिखना है या फिर 20 मार्क्स का नहीं लिखना है, राइट। आपको पेपर भी क्या करना है, कवर करना है। तो 5 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और कंटेंट क्वालिटी वाला कंटेंट होना चाहिए, राइट। तो क्या है, प्रॉक्सी एडवाइजरी generally offer a variety of services consisting of both analyzing the proposal at the general meeting and recommending the voting decisions, right। उनका काम क्या होता है, पहले तो वो प्रपोजल जो भी मीटिंग में रिजोल्यूशन रखा है उसको वो एनालाइज करते, भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये रिजोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। और उसके बाद में रिकमेंड करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को whether you should give your vote or you should not give your vote, right। Second is the recommendation of proxy advisor help the investors to obtain more considered understanding of the different agenda items and to arrive at a informed voting decisions, right। तो देखो, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख लो कि कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स में आंसर लिखा है। पहले मैंने प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के बारे में देखा, बाद में एक और के पैराग्राफ लिखा, और रीजंस लिखा व्हाई वी शुड एंगेज प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, राइट। राइट, देन फोर्थ, फाइन। सो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर में। उसके बाद में बच्चों जून 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद में फिर से दिसंबर 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगेन जून 2021 में नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। अब देखते हैं दिसंबर 2021, राइट, दिसंबर 2021। अब आते हैं दिसंबर 2021 में। क्वेश्चन क्या था, डिस्कस इन ब्रीफ द एक्शन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द लिस्टेड कंपनी में टेक। क्या बोला है बच्चों, एक्शन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द लिस्टेड कंपनी में टेक अंडर द यूके स्टीवर्डशिप कोड इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद द बोर्ड रिस्पॉन्स to their concerns on the performance of the company during the previous financial year। इन्होंने बोला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लिस्टेड कंपनी में, राइट, क्या एक्शन ले सकते हैं अंडर यूके स्टीवर्डशिप कोड इफ दे आर नॉट हैप्पी और दे आर डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द बोर्ड या फिर बोर्ड रिस्पॉन्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, राइट। तो बेसिकली यूके स्टीवर्डशिप पे क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का, राइट। यूके स्टीवर्डशिप कोड, तो देखो यूके स्टीवर्डशिप कोड के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा है, यूके स्टीवर्डशिप कोड सेट आउट द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव स्टीवर्डशिप बाय द इन्वेस्टर्स, राइट। स्टीवर्डशिप का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको क्लास में, राइट। दे आर
acting as a supervisor for the funds that have been invested in them by the investors, that is beneficial owner, right? So stewardship responsibility of the institutional investors may include monitoring and engaging with the companies on the matters such as strategy, performance, risk, capital structure and corporate governance, right? स्टीवर्डशिप का मतलब ऐसा नहीं होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सिर्फ कंपनी में जाके वोट देना, और भी कोई चीज होते उनको देखना चाहिए, राइट? जैसे कि उनकी स्ट्रेटेजी, उनका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, राइट? उसके बाद में बच्चों, द स्टीवर्डशिप कोड ऑल्सो स्टेट्स दैट द institutional shareholders should, what they should do, they should do this thing: publicly disclose their policies, have a robust policy for managing the conflicts, monitor their investee companies, establish a clear guidelines, right? Be willing to act collectively with the other investors, have a clear policy on voting, report periodically on their stewardship, etc etc etc, राइट? फिर मैंने यहाँ पर आपको कंक्लूड किया, राइट? ये स्पेस देना नहीं है आपको, ये जानबूझ के छूट गया है स्पेस बीच में, राइट? बाय मिस्टेक, राइट? तो ये क्वेश्चन था दिसंबर 2021 में, राइट? लेवल ऑफ क्वेश्चन देख लो, इनका लेवल कैसे रहता है प्रोफेशनल फॉर गवर्नेंस पेपर, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का सेम क्या था? कंपनी लॉ सेंट्रल डिलेमा हैज बीन अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन द कंपनीज. कमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. यस, ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है, और कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, राइट? तो दिस इज द सेंट्रल डिलेमा ऑफ द कंपनी लॉ, राइट? तो आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट करना है. अभी यहाँ पर उन्होंने पूछा है कमेंट करो, तो कमेंट मतलब क्या रहता है? बेसिकली टिप्पणी करना, टिप्पणी करना, राइट? टिप्पणी करना, या फिर इंग्लिश में बोल सकता हो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, राइट? डू यू थिंक दिस इज द right sentence, right? Right, there is a dilemma, right? Has been seen a separation of ownership and control in the companies. So कुछ इस तरीके से I have written the answer. Company central dilemma has a separation of ownership and control in the companies. Shareholder, being the owners of the company, should ideally play a crucial role in governing the company. However, it is not practically possible for each shareholder to participate in the decision making process on the day-to-day basis, right? So further, shareholders generally lack knowledge and professional skills that are required to manage the company. Hence, they elect the board of directors to govern the company and take a strategic decisions. देखो जनरल लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, कुछ एकदम मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं है, जनरल लैंग्वेज, राइट? बिकॉज यू हैव टू कमेंट इट, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, तो आप जनरल लैंग्वेज ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो ना. बाद में और आगे, शेयर होल्डर वेस्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इन टर्न अपॉइंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट टू रन द बिजनेस एंड रिटर्न द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बैक टू द ओनर, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से आंसर है थर्ड पैराग्राफ, राइट? राइट, तो ये क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2021 में, 5 मार्क्स, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स, राइट? अब आते हैं लेटेस्ट, देखो जून 2022, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन प्रॉक्सी एडवाइजर? प्रॉक्सी एडवाइजर देखो ये पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने तो 2019 से चालू किया है बच्चों, मगर इसके पहले भी 2019 से पहले भी काफी बार प्रॉक्सी एडवाइजर पे क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉक्सी एडवाइजर पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया. तो ये पर्टिकुलर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्वेश्चन इस पे आ सकता है. इट कैन बी इधर फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स. सो व्हाई डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन प्रॉक्सी एडवाइजर, राइट? प्रॉक्सी एडवाइजर पे क्यों वो रिलाई करते हैं? तो अभी कितने मार्क्स का पूछा है? 3 मार्क्स का पूछा, तो मैं फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा. तो फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस व्हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंगेज प्रॉक्स. तो कितने, 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आंसर लिखा है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, राइट? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स लिखा है, फेयर इनफ, राइट? जितना पूछा है उससे ज्यादा ही लिखा है,
राइट। अभी उसको इसमें से कम मार्क्स कम ही करना है तो कैसे करेगा, नहीं कर सकता है वो, क्योंकि ऑलरेडी आप मैंने 5 पॉइंट लिखा और अच्छे अच्छे पॉइंट लिखा है, राइट। तो ये कुछ है प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म के बारे में। क्लियर। 3 मार्क्स का पूछा था मैंने, 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स डाल दिए। एंड द लास्ट इज, ये बच्चों प्रैक्टिकल है, यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। देखो एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आता था अच्छे से तो आपको 10 मार्क्स मिलते थे, राइट। क्वेश्चन क्या है देख लेते। इको एंटरप्राइजेस a listed company has a following subsidiary, तो उसके सब्सिडरीज है। the details of the incomes of eco limited enterprise limited and subsidiary are as under, right। होल्डिंग कंपनी कौन है, इको सब्सिडरी, इको एंटरप्राइज लिमिटेड है। ये 1000 इन करोड़, तो इनका इनकम दिया है, राइट। होल्डिंग का इनकम दिया है और उसके जो 3 सब्सिडरी है बच्चों उसका भी क्या दिया है, यहाँ पर इनकम दिया है, राइट। तो एक क्वेश्चन क्या है, examine the above in terms of regulation 24 of SEBI LODR, right, with respect to the compliance relating to the subsidiary, right। लिस्टेड कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो उसको क्या कंप्लायंस करना है, राइट। उसके बारे में पूछा है। हमने क्लास में कवर किया था व्हाट इज मटेरियल सब्सिडरी एंड व्हाट आर द कंप्लायंसेस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी व्हिच इज अ मटेरियल सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड कंपनी। एंड एडवाइस, और क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है बच्चों, एंड एडवाइस द बोर्ड ऑफ ऑल कंपनीज रिगार्डिंग द वेरियस कंप्लायंसेस, राइट। तो इंडिविजुअली आपको बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कंपनी के कंप्लायंसेस क्या क्या होने चाहिए, राइट, अंडर सेबी एलओडीआर। एक तो आपका होल्डिंग हो गया वो लिस्टेड और उनके सब्सिडरीज, राइट। तो देख लेते। देखो आंसर मैंने इस तरीके से चालू किया है। द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 24 ऑफ सेबी एलओडीआर स्टेट्स एज अंडर, राइट। तो ये आपको मालूम है बच्चों सब, ये हमने ऑलरेडी क्लास में देख लिया। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ द अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी का यहाँ पर भी डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वन। यहाँ पर मटेरियली अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी, राइट। मटेरियली अनलिस्टेड कंपनी, राइट। अगर वो लिस्टेड होती है तो फिर ऑब्वियसली इट विल कम अंडर लिस्टेड कंपनी, बट अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। और मटेरियल सब्सिडरी का क्या बताया था मैंने आपको, मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन अ सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड्स 20% of the consolidated income or net worth respectively of the listed company and subsidiary in the immediately preceding year। क्या बोलता है 20%। ए कंपनी इज होल्डिंग कंपनी और बी उसकी बच्चों क्या है सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का बच्चों क्या होना चाहिए, जो भी इनकम है वो एक्सीड होना चाहिए कितना 20% से। मगर कौन से कंपनी को कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर, इको एंटरप्राइज और उसके सब्सिडरी। यहाँ पर उन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया है, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड अगर वर्ड यूज किया तो ऑब्वियसली एक कंपनी नहीं होगी, जो भी उनके सब्सिडरीज होंगे उनको मिला के बच्चों कंसोलिडेशन होता है ना, राइट। तो तो फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद में ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अनलिस्टेड सब्सिडरी, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स लिखे, व्हाट आर द कंप्लायंस ऑफ द material subsidiary, that is unlisted material subsidiary, right, which is a listed company, which is a subsidiary of the listed company, and that too that is material। और मटेरियल का हमने डेफिनेशन देखा। तो बच्चों ये कुछ कंप्लायंस थे जो मिनट्स जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनलिस्टेड कंपनी के, वो भी कहाँ पर प्लेस हो गए, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्लेस हो गए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, राइट। और लास्ट में देखो मैंने जब कंक्लूड कर रहा हूं तो मैंने क्या लिखा, एंकर बैटरीज लिमिटेड, राइट। अभी सब्सिडरी इनकी ये है 1 2 3, तो एंकर बैटरीज का कितना है बच्चों 200 CR है। तो एंकर बैटरीज का देखते क्या है, एंकर बैटरीज लिमिटेड हैज अ इनकम ऑफ रुपीज 200 करोड़ विच डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ इको एंटरप्राइज, राइट। एक्सीड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि होल्डिंग का कितना है बच्चों 1000 CR है, राइट। इसका कितना है, सब्सिडरीज का कितना है, इसका 200 है। नेक्स्ट सब्सिडरी का कितना है 250 है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और बाद में किसका है 400 है। इनको सबको मिला के कितना होता है 1850 CR।
अगर इनका 20% में ले रहा हूँ तो कितना होता है 370 CR, राइट 370 CR, मगर इसका इनकम कितना है बच्चों 200 CR, so it is below 370 CR, so it is not a materially unlisted company, right? The holding company and all its subsidiaries, ठीक है, therefore Anchor Batteries Limited is not required to comply with the provisions which are specifically applicable to the materially subsidiaries, material subsidiary company, ठीक है ना बच्चों। 20% से एक्सीड नहीं हो रहा है, उसका कितना जा रहा है सिर्फ 200 CR, और अपना कितना लिमिट आ रहा है 370 CR का। सो बाद में ऐसा लिखा है अदर प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल इन जनरल टू ऑल द सब्सिडरी नीड टू बी कंप्लाइड, राइट। एक तो मटेरियल सब्सिडरी का प्रोविजंस इसको एप्लीकेबल नहीं हो गया फर्स्ट पॉइंट, और जो बाकी जनरल प्रोविजंस हर कंपनी सब्सिडरी कंपनी को होते, राइट, और या फिर एक सेपरेट एंटिटी को एप्लीकेबल होते, सो दैट प्रोविजंस दिस पर्टिकुलर कंपनी शुड फॉलो, दैट इज एंकर बैटरीज, राइट। सेकंड कौन सी सब्सिडरीज थी, इजी केमिकल्स। बच्चों इसका भी इनकम कितना है 250 CR है, 250 CR है, और इट इज ऑल्सो नॉट एक्सीडिंग 20%। सो सेम जो यहाँ पर मैंने प्रोविजंस लिखा है वही प्रोविजंस लिखना है, क्योंकि लिमिट कितना क्रॉस हुआ था 20% कितना था 370, राइट, राइट। हमने क्या किया था 1850 इंटू 20% किया था, तो 370 CR आ रहा था, राइट। अब आते हैं, ये ऐसे छूट गया रियल पावर का कितना है 400 CR, राइट, 400 CR which is crossing 370 CR, right, that is 20% of the consolidated income of Eco Enterprise and all its subsidiaries, therefore real power has to comply with the requirements stipulated above, ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा। और बाद में लास्ट में Eco Enterprise Limited Holding Company will also need to ensure compliance with all the provisions mentioned above with respect to its subsidiary, ठीक। इको एंटरप्राइज तो लिस्टेड कंपनी, तो इसको जो जो लिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस है उसको फॉलो करने होंगे। तो बच्चों ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज ऑफ आवर 8th चैप्टर, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स, राइट। तो इस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट। आई होप यू लाइक इट, राइट, आपको पसंद आया होगा, राइट। नेक्स्ट पिक में फिर से नेक्स्ट लेक्चर का आई विल एनालाइज करूंगा, आई विल ब्रिंग इट, राइट। सो ओके, चलो बाय बाय।